हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की इन रडार। तो कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करते हैं जब भी रडार किसी ऑब्जेक्ट को पिक करता है। आज हम उसको फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेटर गलत लिखा हुआ है, इट शुड बी कोऑर्डिनेट्स। यस, अभी सही हुआ ये। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि रडार रडार जो है बेसिकली इट रिक्वायर्स ए मोर प्रिसाइज रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, रडार को कोऑर्डिनेट्स को पिक करने के लिए एक मोर प्रिसाइज रेफरेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम आज का टॉपिक लिख देते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन रडार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि रडार रिक्वायर्स ए मोर प्रिसाइज रेफरेंस सिस्टम। Radar surface angular measurements are normally made in a clockwise direction from true north। ठीक है, तो जो नॉर्थ है उससे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम डायरेक्शन को मेजर करते हैं, या फिर और फ्रॉम द हेडिंग लाइन ऑफ ए शिप और एयरक्राफ्ट, या फिर जो हेडिंग जिधर जिस डायरेक्शन में शिप या एयरक्राफ्ट ट्रेवल कर रहा है उधर से। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई एन इमेजिनरी फ्लैट प्लेन tangent or parallel to the Earth's surface at that location. This plane is referred to as the horizontal plane. All angles in the up direction are measured in a second imaginary plane that is perpendicular to the horizontal plane. This second plane is called the vertical plane. The radar location is the center of this coordinate system. तो अब इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि आपको पहले आप क्या कीजिए कि आपको एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये हमने बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये कोई प्लेन उड़ रहा है सपोज कीजिए, दिस इज द प्लेन। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप ट्रेवल कर रहा है तो हमने शिप को बना दिया। सपोज कीजिए ये कोई शिप ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये हमने शिप बना दिया। अब इसमें क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होगा, तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन तो इसमें होगा इस तरह से। ये आपने ड्रॉ किया, ये ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, और यहाँ पे हमने बनाया, मान लीजिए ये एरोप्लेन को फाइंड आउट करने के लिए ये हमने बनाया ऐसे, और ये हमने बना दिया। ये क्या है, दिस इज वर्टिकल प्लेन। ये हो गया वर्टिकल प्लेन। अब इसमें क्या होगा कि लाइन ऑफ साइट, जब यहाँ से आप इसको देखेंगे प्लेन को, तो ये जो लाइन आएगी, ठीक है, ये लाइन कराएगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ठीक, ये जो डिस्टेंस होगी, मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं ऐसे। ये जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा रेंज।
ठीक है, दिस इज रेंज। अब इसके बाद मान लीजिए जो ट्रू नॉर्थ है, वो ट्रू नॉर्थ की डायरेक्शन है, सपोज कीजिए ये जो डायरेक्शन है ये है, सपोज कीजिए ट्रू नॉर्थ। तो दिस डायरेक्शन बिलोंग्स टू ट्रू नॉर्थ। अब यहां से जो ये एंगल बनेगा, यहां से जो आप ये एंगल बनाएंगे, ये हो जाएगा ट्रू बीरिंग। मतलब यहां से आपने लिया और ये जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रू बीरिंग। उसके बाद शिप का जो भी एक्सिस है वो आप चाहे तो इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह। ये हो गया, ठीक है। और ये एरोप्लेन जो आपने बनाया ये तो ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, दिस सेकेंड प्लेन इज कॉल्ड द वर्टिकल प्लेन। द रडार लोकेशन इज द सेंटर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रडार की जो लोकेशन होगी वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का जो सेंटर होगा वो उसका सेंटर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। द लाइन फ्रॉम द रडार सेट डायरेक्टली टू द ऑब्जेक्ट इज रिफर टू एज द लाइन ऑफ साइट। तो ये हमने देखिए एलओएस दिखाया हुआ है, यहाँ पे रडार है, रडार से प्लेन पे डायरेक्टली जो लाइन है दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। और जो ये डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो आपको हमने लाइन ऑफ साइट भी बता दिया और रेंज भी बता दिया। अब इसके बाद क्या होता है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द एलओएस इज द एलिवेशन एंगल। तो देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है और एलओएस, इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल। यानी ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल, the angle between the horizontal plane and the LOS is the elevation angle. The angle measured clockwise from true north in the horizontal plane is called the true bearing और azimuth angle। तो ये जो हमने लिखा है ट्रू bearing, इसी ट्रू bearing को ही azimuth angle भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड और azimuth angle। इसके बाद क्या होता है कि दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेंज, बियरिंग एंड एलिवेशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंटीना। तो ये जो तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, थ्री कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से? एक तो हो गया रेंज, दूसरा हो गया बियरिंग और तीसरा हो गया एलिवेशन। ठीक है, that they describe the location of an object with respect to the antenna। अगर ये तीन चीजें हमको कोऑर्डिनेट्स हमको पता है तो हमें एंटीना से उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता चल जाएगी। सो दीज थ्री कोऑर्डिनेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, अब इसमें जैसे पहले कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करते हैं रेंज की। तो रेंज क्या होता है और कैसे निकालते हैं, तो पहले हम लोग बात करते हैं रेंज। देखिए रेंज में क्या होता है कि द डिटेक्शन एंड रेंजिंग पार्ट ऑफ द रडार इज अकम्प्लिश्ड बाय टाइमिंग द डिले बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ ए पल्स ऑफ रेडियो एनर्जी एंड इट्स सब्सिक्वेंट रिटर्न। इफ द टाइम डिले इज डेल्टा टी, देन द रेंज में बी डिटरमाइंड बाय द सिंपल फार्मूला। भाई हमने कोई पल्स ट्रांसमिट की, फिर उससे रिफ्लेक्ट होके वापस एंटीना पे रिसीव हुई, तो जो टाइम डिले लगेगा वो रेंज आ जाएगी। आर बराबर सी हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट इनटू डेल्टा टी बाई टू। इससे हम रेंज निकाल लेंगे। जहाँ पे सी क्या है, सी हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट इसलिए लिया है क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो लाइट की स्पीड पे ही ट्रेवल करती हैं। तो इस फार्मूले से हम रेंज निकाल लेंगे।
क्लियर। अब इसमें क्या होता है, द फैक्टर ऑफ 2 इन द फॉर्मूला कम्स फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट द रडार पल्स मस्ट ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक बिफोर डिटेक्शन और ट्वाइस द रेंज। अब इसमें क्या होता है कि रडार पल्स ट्रेन इज ए टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ए रडार पल्स ट्रेन इज ए टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ द रडार फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव, सिमिलर टू हाउ कैरियर वेव्स आर मॉड्यूलेटेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स। In this case, the information signal is quite simple, a single pulse repeated at regular intervals. The common radar carrier modulation known as the pulse train can be shown as, अब मान लीजिए इसमें जो रडार पल्सेस होती हैं वो मॉडरेटेड फॉर्म में आप इस तरह दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये हो गया टाइम और इधर हम दिखाएंगे वाई एक्सिस पे हम दिखाएंगे एम्पलीट्यूड। तो अब इसमें क्या होगा कि पल्स वेव जो हम दिखाएंगे, सपोज कीजिए ये हो गई, ठीक। उसके बाद फिर ये हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा पी आर टी ए, यहाँ तक, ठीक। ये क्या है, ये हो गई पल्स वेव, दिस इज पल्स वेव। और ये हो गया आर टी, क्लियर। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक तरह से एक रडार की पल्स जो है वो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, दिस इज ए रडार पल्स। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन पैरामीटर ऑफ ए रडार पल्स। अब रडार पल्स के जो कॉमन पैरामीटर होते हैं, जैसे पी डब्ल्यू हो गया, आर टी हो गया, पी आर टी हो गया, पी आर एफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको और पता होनी चाहिए। तो इसको हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन पैरामीटर ऑफ रडार पल्स, और इसको हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉमन पैरामीटर्स ऑफ रडार पल्स। किसी भी रडार पल्स के कॉमन पैरामीटर क्या होते हैं, जैसे पहला हम लोग बात करें पी डब्ल्यू, इसको बोलते हैं पल्स विद। पल्स विद क्या होता है, पल्स विद हैज यूनिट्स ऑफ टाइम एंड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन मिली सेकेंड। पी डब्ल्यू इज द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स, ठीक। तो ये पी डब्ल्यू हो गया कि पल्स जो है कितना टाइम है इसका ड्यूरेशन। सेकेंड जो है आर टी, आर टी मतलब रेस्ट टाइम। रेस्ट टाइम क्या होता है, आर टी इज द इंटरवल बिटवीन पल्सेस, इट इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड, ठीक। उसके बाद थर्ड पैरामीटर जो होता है वो होता है पी आर टी। पी आर टी में क्या होता है, पी आर टी हैज यूनिट्स ऑफ टाइम। थर्ड पैरामीटर हो गया राडार पल्स का पी आर टी। पी आर टी हैज यूनिट्स ऑफ टाइम एंड इज कॉमनली एक्सप्रेस इन मिली सेकेंड। पी आर टी इज द इंटरवल बिटवीन द स्टार्ट ऑफ वन पल्स एंड द स्टार्ट ऑफ अनदर। एक पल्स के स्टार्ट होने में से और फिर दूसरे पल्स के स्टार्ट होने के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पी आर टी। उसमें पल्स विद भी आ जाता है और रेस्ट टाइम भी आ जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पी आर टी बराबर एक तरह से आ गया हमारा, पल्स की विद भी आ गई और रेस्ट टाइम भी इंक्लूड हो गया, ये हो गया पी आर टी। उसके बाद है आपका पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी, पी आर एफ, पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी। पी आर एफ हैज यूनिट्स ऑफ टाइम इनवर्स, ठीक है, एंड इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्स। तो पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है इसकी यूनिट होती है हर्ट्स, यानी पर सेकेंड कितनी है, ठीक। पी आर एफ इज द नंबर ऑफ पल्सेस ट्रांसमिटेड पर सेकेंड एंड इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ पी आर टी। यानी कि एक तरह से पी आर एफ बराबर हो गया हमारा 1/पी आर टी, यानी नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी, आर एफ। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मेजर्ड इन हर्ट्स एंड इज कॉमनली एक्सप्रेस इन गीगा हर्ट्स और मेगा हर्ट्स। RF is the frequency of the carrier wave which is being modulated to form the pulse train. रेडियो फ्रीक्वेंसी जो क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है कैरियर वेव की जिसको मॉड्यूलेट किया जा रहा है पल्स ट्रेन के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पीक पावर, दिस इज कॉल्ड पीक पावर।
PT. Peak power क्या होता है? The power PT in the radar equation is called the radar engineer the peak power. The peak power as used in the radar equation is not the instantaneous peak power of a sine wave. It is defined as the power averaged over that carrier frequency cycle which occurs at the maximum of the pulse power. Peak power is usually equal to one half of the maximum instantaneous power. तो ये हो गया आपका पीक पावर. नेक्स्ट है आपका एवरेज पावर. एवरेज पावर, ठीक है, पी एवरेज. एवरेज पावर क्या होता है? द एवरेज पावर इज डिफाइंड एज द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर ओवर द पल्स repetition period. If the transmitted waveform is a train of rectangular pulses of width t and pulse repetition period or time tr, then PRP क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका PRP इज इक्वल टू हो गया आपका 1/PRF, सॉरी PRT. ठीक है, ये हो गया. तो एवरेज पावर जब हम निकालेंगे तो P एवरेज यहाँ पे हम लिख सकते हैं एवरेज पावर. ये आ जाएगा आपका PT पीक पावर इंटू T/TR. एक तरह से ये हो गया आपका PT इंटू T इंटू PRF. ठीक है, यानी एवरेज पावर इक्वल टू हो गया पीक पावर इंटू पल्स विद डिवाइडेड बाई PRP इज इक्वल टू हो गया आपका पीक पावर इंटू पल्स विद इंटू PRF. अब इसमें एक चीज और रह गई आपकी ड्यूटी साइकिल. ड्यूटी साइकिल क्या होती है? द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू द पीक पावर ऑफ पल्स विद टू द PRP और पल्स विद मल्टीप्लाइड बाई PRF इज कॉल्ड द ड्यूटी साइकिल ऑफ द रडार. यानी ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू हो जाता है आपका पल्स विद इनटू पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी. ये ड्यूटी साइकिल निकल आता है. ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए. और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके. थैंक यू.